15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड ग्रेविटी। तो पिछले एपिसोड में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था अबाउट द अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सैटर्न 5 रॉकेट व्हिच इनिशियली लिफ्टेड द स्पेसक्राफ्ट। So the 35-story giant building designed to lift the 35-story building had 3 stages. The first stage was S1C। जो फर्स्ट स्टेज था इसे डिजाइन किया गया था टू एस्केप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इस रॉकेट ने थ्रस्ट प्रोड्यूस किया अराउंड 2.5 मिनट्स के लिए टू लिफ्ट द होल स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम अर्थ इनटू द डीप स्पेस। इसमें 5 F1 इंजन्स यूज किए गए थे जो काम करते थे बाय बर्निंग द रॉकेट ग्रेड कैरोसिन, जिसे हम RP1 शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन इन द कंबस्शन चैम्बर ऑफ रॉकेट। रॉकेट को इग्नाइट करने के लिए एक फ्यूल रिच मिक्सचर यूज किया गया, जिसका मतलब ये था कि RP1 कैरोसिन जो है वो ज्यादा यूज हुआ देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, जो कि रिएक्ट करता लिक्विड ऑक्सीजन के साथ। ये इसीलिए करना पड़ा। अगर हम परफेक्ट और स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर में ऑक्सीजन और कैरोसिन को रिएक्ट करवाते, मतलब हर एक ऑक्सीजन एटम को हर किसी कार्बन और हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करवाते, तो ना ऑक्सीजन बचता ना फ्यूल। इस रिएक्शन से हॉटेस्ट पॉसिबल फ्लेम प्रोड्यूस होता है जिसका टेम्परेचर अराउंड 3700 डिग्री सेल्सियस होता। इतनी हीट से कंबस्शन चैम्बर और नोजल दोनों मेल्ट डाउन हो सकते थे। बट जो एक्स्ट्रा फ्यूल इस्तेमाल किया गया, जिसका पार्शियल अमाउंट यूज होता है टेम्परेचर लो करने में, जिसकी वजह से मेटल पार्ट्स जो है वो सेफ रहते हैं। और फ्यूल रिच मिक्सचर यूज करने से एक और फायदा हुआ कि जो एग्जॉस्ट फ्यूल रिच मिक्सचर बर्न करने से आता है उसमें स्लाइटली लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के। ये मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, एंड दैट मींस द हायर थ्रस्ट पर यूनिट ऑफ फ्यूल। तो जो रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसे होती है। इस रिएक्शन में जो हाई वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैसेस CO2 एंड H2O जो एज अ बाई प्रोडक्ट आते हैं, ये पास होते हैं नोजल से, विच जनरेट्स द मैसिव थ्रस्ट नीडेड फॉर लिफ्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो इन्फेर्नो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय सेंडिंग द एक्स्ट्रा कैरोसिन थ्रू कूलिंग ट्यूब्स अराउंड द चैम्बर वॉल्स। इन्फेर्नो मतलब फ्लेम के टेम्परेचर को कम रखना। तो जो हीट रिलीज होती है इन्फेर्नो के बाद वो 3300 डिग्री सेल्सियस होती है, लेसर देन 3700 डिग्री सेल्सियस। और F1 इंजन्स कैसे इस रिएक्शन को कंटिन्यूस रखते हैं, वो यूज करते हैं गैस जनरेटर साइकिल। इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज दिस गैस जनरेटर साइकिल। तो सैटर्न 5 में जो F1 इंजन यूज होता है उसमें एक स्मॉल साइड कंबस्टर यूज होता है जो इनिशियली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ RP1 कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के हॉट गैसेस प्रोड्यूस करता है। ये हॉट गैस टरबाइन को स्पिन करता है, एंड टरबाइन ड्राइव करता है टर्बो पंप्स को, विच क्रिएट्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर, एंड जिसकी वजह से मैसिव फ्लो ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर चला जाता है मेन चैम्बर में, जहां पे मेन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट प्रोड्यूस होता है जो नोजल के थ्रू बाहर आता है एंड थ्रस्ट क्रिएट करता है। फास्ट मूविंग एग्जॉस्ट जो है वो रॉकेट को अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो ये थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ, ये एक इंजन में लगभग 1.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट था। टुगेदर ऑफ 5 इंजन्स वाज मोर देन 7.6 मिलियन पाउंड्स, and for about 2 minutes and 30 seconds the first stage S1C roared and consumed 2000 tons of propellant, and spacecraft reached to the speed of Mach 10. Around 67 kilometers of altitude spacecraft ने cover किया in 2 minutes and 30 seconds, and fuel tanks उसके बाद empty हो गई, और ये स्टेज स्पेसक्राफ्ट से सेपरेट होके अटलांटिक ओशन में गिर गया। सेपरेशन के दौरान जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में बोल्ट्स यूज किए गए थे वो एक्सप्लोसिव बोल्ट्स थे। स्टेज को जब सेपरेट होना था तो ये एक्सप्लोड हो जाता है और स्टेज फर्दर रॉकेट से सेपरेट होता है।
तो स्टेज 1 सेपरेट होने के बाद अब स्टेज 2 का काम स्टार्ट होता है और स्पेसक्राफ्ट अभी थोड़ा सा लाइट हुआ था फर्स्ट स्टेज के सेपरेशन के बाद। स्टेज 2 को भी इनिशियली इग्नाइट होना था। इसमें जो फ्यूल यूज हुआ वो था लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, considered to be more efficient than considered to be more efficient than KP1. So to run the engine, same gas generator cycle was also used here. J2 इंजन्स में फीड थे दो क्रायोजेनिक टैंक्स जो कि ह्यूज थे, मगर वेट इनका कम था क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नाउ अगेन इन टाइनी साइड चैम्बर में थोड़ा सा लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करके एक हॉट गैस प्रोड्यूस होता है। ये हॉट गैस स्पिन करता है टर्बो पंप्स को जो पुश करता है प्रोपेलेंट्स को मेन चैम्बर तक। प्रोपेलेंट जो मेनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है वो पहले इंजेक्टर तक पहुंचता है और इंजेक्टर जो है वो उसे काइंड ऑफ है प्लेट जैसे स्ट्रक्चर में बनाया होता है जो बोथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मेन चैम्बर में स्प्रे करता है। ये मिक्सचर बर्न हो जाते हैं और प्रोड्यूस करता है हॉट हाई प्रेशर गैस, मोस्टली वाटर वेपर ऑफ हाइड्रोजन। हॉट गैस जो एज एन एग्जॉस्ट प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से जो नोजल है इंजन्स के वो एक्सपेंड हो जाते हैं और ये हाई प्रेशर गैस बाहर आ जाता है। इट क्रिएट्स द थ्रस्ट ऑफ अराउंड 2,30,000 पाउंड्स पर J2 इंजन। एक इम्पॉर्टेंट बात हमें इधर भी ध्यान रखनी है कि इधर भी जो हीट प्रोड्यूस होती है प्रोपेलेंट्स को रिएक्ट कराने के वक्त वो भी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तक कि वो चैम्बर को मेल्ट डाउन कर सकती है। उससे बचने के लिए इधर भी फ्यूल रिच मिक्सचर यूज करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हाइड्रोजन पहले थिन चैनल्स के थ्रू नोजल तक पहुंचता है, उसके बाद उसे चैम्बर वॉल्स तक पहुंचाया जाता है ताकि ये हाइड्रोजन नोजल और चैम्बर वॉल्स को कूल रखे। फिर जाके हाइड्रोजन खुद मेन चैम्बर तक पहुंच जाता है और इस प्रोसेस को हम रीजनरेटिव कूलिंग कहते हैं। तो ये होल प्रोसेस जो है 6 मिनट्स तक चलती है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट ऑलमोस्ट 6,800 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंच जाता है and covers around the 185 kilometers of altitude. After this 6 minutes, the engine shuts down and the explosive bolts gets exploded and the retro rockets separate. The stage 2 cleanly now allowing the next stage 3 to ignite. अब आता है Saturn 5 का लास्ट स्टेज, Saturn 4B जिसे हम कहते हैं। ये बाकी स्टेज से स्मॉलर रहता है बिकॉज इट ओनली हैज 1 J2 इंजन, बट ए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट टू पार्क द अपोलो इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट, देन सेंड इट टुवर्ड्स द मून। नाउ व्हाट डज दिस पार्किंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन अर्थ्स ऑर्बिट मीन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? लेट्स एक्सप्लेन दैट। व्हाट हैपेंस जब भी हम किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च होते हुए देखते हैं तो वी सी इट गोइंग स्ट्रेट, बट ये हमेशा स्ट्रेट नहीं रहता है। लिफ्ट ऑफ के बाद स्पेसक्राफ्ट जब एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड तक पहुंचता है, स्पेसक्राफ्ट को अलो किया जाता है टू टेक ए स्लाइट हॉरिजॉन्टल टर्न ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी टिल्ट करती है द पाथ फ्रॉम स्ट्रेट टू कर्व एंड इट्स कॉल्ड द ग्रेविटी टर्न। तो स्पेसक्राफ्ट को अगर कंटिन्यूअस स्ट्रेट मोशन में रखेंगे तो इंजन्स को कंटिन्यूअस रन करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारा फ्यूल और इंजन्स को हाई टेम्परेचर सस्टेन करना पड़ेगा और ग्रेविटी के इफेक्ट से भी बचने के लिए बहुत फ्यूल चाहिए होगा। इतना फ्यूल स्पेसक्राफ्ट के साथ रखना पॉसिबल नहीं है। इवन इफ रीचिंग टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ, the gravity is still 90% of the Earth's gravity because Earth की gravity जो है वो way beyond the moon है। Now initially straight motion में जाना मतलब था कि just to escape the Earth's dense atmosphere। अभी जब spacecraft gravity turn लेता है at some altitude, तो इस वक्त भी ये हो सकता है कि spacecraft Earth की तरफ जाना start करे, लेकिन ग्रेविटी टर्न लेने के बाद यह नहीं होता है बिकॉज ऑफ हाउ फिजिक्स इज मेड टू वर्क हियर।
एंड द स्पेसक्राफ्ट जो है उसको एक सर्कुलर मोशन में पुट किया जाता है अराउंड द अर्थ। वी ऑल नो, हम सब लोगों को पता होगा, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखना है तो हमें एक फोर्स चाहिए होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। Here, that centripetal force is provided by the gravity of Earth itself. So, for the stable orbit, two equations must be equal. So, these equations go like this. जब हम here after solving these equations, the mass gets cancelled on the both sides of the equation. Means ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड नहीं करता है कि whether it will remain in the orbit or not. ये सारा डिपेंड करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। जो इक्वेशन सॉल्व करके हमें पता चलता है कि इट शुड बी अराउंड 7.8 kilometers per second, around 27,000 kilometers per hour. And here in Apollo spacecraft, it's provided by second stage of the spacecraft. और ये स्पीड हर किसी स्पेसक्राफ्ट को दी जाती है टू बी इन अर्थ्स ऑर्बिट, लाइक इंटरनेशनल ISS, ये यहाँ सैटेलाइट्स जो भी हो उनके पास स्पीड होती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट में कंटिन्यूअस रहे। इससे ज्यादा स्पीड अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दे तो वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जा सकता है, एंड अगर इससे कम दे तो वो अर्थ की तरफ फॉल डाउन कर सकता है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो थर्ड स्टेज का काम यही होता है कि वो ये स्पीड अपोलो एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करे और स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट में पार्क करे। दिस पार्किंग डिडंट मीन कि एयरक्राफ्ट हैड स्टॉप्ड, बट इट्स रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली अराउंड द अर्थ। नाउ इंजन्स जो है वो ऑफ किए जाते हैं एंड एयरक्राफ्ट कीप्स रिवॉल्विंग। इंजन के टर्न ऑफ होने पर स्पेसक्राफ्ट इसीलिए कंटिन्यूअस रिवॉल्व करता है क्योंकि आफ्टर पासिंग द अर्थ्स dense atmosphere, there is no drag, so that will slow down the object. So as long as the orbital velocity remains 7.8 kilometers per second, the object will keep on revolving, and it can happen with any of the object. So after the first burn of the third stage, the spacecraft 2 बार अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है with its engines turned off, और इतने टाइम में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स को टेस्ट कर, आफ्टर टेस्टिंग देन कम्स द कमांड टू गो फॉर द TLI, जिसे हम ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहते हैं। Now after parking in the Earth's orbit, there was a question that how to escape the Earth's orbit and go for the translunar injection. तो इधर भी फिजिक्स प्लेड इट्स रोल। अर्थ को 2 बार रिवॉल्व करने के बाद स्टेज 3 इंजन्स को फिर से इग्नाइट करना था, क्योंकि जो स्पीड चाहिए थी वो हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके पता चला कि वो थी अराउंड होनी चाहिए थी अराउंड 11.11 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो ये फिर से एक बार, तो यहाँ पे फिर से एक बार जो है इंजन्स को स्टार्ट करना था, लेकिन इस वक्त वेटलेसनेस की सिचुएशन थी और क्रायोजेनिक इंजन्स को वेटलेसनेस में इग्नाइट करना, इट वाज एन इंजीनियरिंग मार्वल। तो फ्यूल जो है वो ड्यू टू वेटलेसनेस कहीं भी टैंक में मूव करता रहता है। तो फ्यूल को बॉटम पे सेटल करने के लिए टैंक्स को फिर से रिप्रेशराइज किया गया बाय स्मॉल थ्रस्टर्स ताकि पंप्स तक सिर्फ एयर ना जाए, एंड इनिशियल स्पार्क क्रिएट करने के लिए एक स्पार्क इग्नाइटर यूज किया गया था। ड्यू टू दिस स्मॉल फ्लेम वाज क्रिएटेड एंड वाज डाइवर्टेड टू दिस स्मॉल गैस जनरेटर, and gas generator did the same process which it did in the first stage and the second stage. So जो thrust produce हुआ उसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड से 11 किलोमीटर पर सेकेंड तक पहुंचाई गई, और स्पेसक्राफ्ट ने अब जब ये स्पीड अटेन की तो अभी इलिप्टिकल पाथ फॉलो करना स्टार्ट किया ताकि ये मून के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करे। थर्ड स्टेज आफ्टर सेकेंड बर्न 5 मिनट्स और 30 seconds तक काम करता है, then after it separates. To control this whole phenomenon of 3 stages, there was also a kind of brain present in between the third stage and the rest of the spacecraft. ये एक नैरो रिंग होती है जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट यूनिट रखा जाता है, या इसे हम IU भी कहते हैं। इसमें रॉकेट के गायरोस्कोप्स, सेंसर्स एंड उस टाइम का एक गाइडेंस कंप्यूटर भी था। एक्सेलरेशन कितना है, हाउ मच स्पेसक्राफ्ट इज टिल्टिंग, रोटेशन कितनी है, ये हमें IU से पता चलता था। So this is how Saturn V rocket helped the spacecraft from liftoff to TLI.
तो ये वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।